अपनी हालात से दवा पानी के लिए परेशान रहते हैं। सब्जी दाल खरीदने के लिए परेशान रहते हैं बुनकर। मजदूरी करके भी मजदूरी के लिए परेशान रहते हैं बुनकर। 14 से 15 दिन लग जाता है और 14-15 दिन में लगभग 100-3500 का काम हो जाता है। एक बार डिजाइन बदलने में 20 दिन 25 दिन काम रुक जाता है। कैसे दो लोग इस पर लगे हुए हैं और काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा आप देख रहे होंगे। कर दे तो बयां किया जाए, लेकिन सुनने वाला कौन है, अफसोस इस बात का है। अगर हम अपनी बात को कहने के लिए कहीं निकलें और सुनने वाला कोई ना हो तो हम तो अपनी बात छाती पीट कर चले जाएंगे वापस। इसकी मजदूरी अभी हड़ताल हुई थी, हमारे सरदार साहबान लोग ने मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक मजदूरी हम लोगों की बढ़ नहीं सकी। अगर आपके द्वारा अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है तो हम सरकार से एक ही गुहार करेंगे कि आप हमारे बुनकारी पर आइए, एक बार नज़र डालिए, यहाँ के लोगों की हालात को जानिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग बुनकर पलायन कर कर बेंगलोर सूरत की तरफ जा रहे हैं। सर, इसमें जो पार्ट्स जो देख रहे हैं, लगभग 10,000 पार्ट इस मशीन में लगा हुआ है। 10,000 पार्ट से ये तैयार होती है और एक बारीक सा चीज़ अगर इसमें का कुछ बिगड़ जाए, निकल जाए, मशीन नहीं चल पाएगी, रुक जाएगी। 5 रुपये का प्लेटफॉर्म आज 50 रुपये का कर दिए। ये डबल इंजन की सरकार है। हमारा 370 रुपये का जो सिलेंडर गैस था वो 1000 का हो गया। ये डबल इंजन की सरकार है। मुसलमानों को आपसे कोई अगर लाभ नहीं देना चाह रहे, मुसलमान अपने में इतना सक्षम है, अपना रोजी रोजगार जो भी करके अपना कर लेगा। नमस्कार, न्यूज़ 8 में आपका स्वागत है और मैं दीपक वत्स आज आपको लेकर पहुंचा हूं वाराणसी। और वाराणसी में मैं आपको इसलिए लेकर पहुंचा हूं क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी का संसदीय पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर वाराणसी यानी कि रेशम की साड़ियों को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर उद्योग है। यानी कि छोटे से छोटे उद्योग धंधों से लेके बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं। वाराणसी की साड़ियाँ देश में ही नहीं विदेशों तक मशहूर है और यहाँ के जो बुनकर हैं वो अपने आंसुओं से इन मशीनों को सींच रहे हैं, रेशम की डोर को सींच रहे हैं। क्या है हकीकत, चलिए उनके बीच में पहुंचते हैं और उन्हीं से सुनते हैं कि क्या वो आज भी उसी हालात में बने हुए हैं या कुछ थोड़ा सुधार हुआ है। क्योंकि हमारा देश अब डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ आज भी बुनकर जो हैं अपने पेमेंट को लेकर परेशान हैं। उनका भुगतान आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, लेकिन अब पहले से ज़्यादा समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। हकीकत क्या है, चलिए बुनकरों से पूछते हैं, क्या आज भी वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को खींच रहे हैं या कुछ बदलाव उनमें अब हो गया है। मेरे साथ तमाम बुनकर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं। क्योंकि डिजिटल इंडिया की, जैसे कि मैंने बात कही, हो चुकी है। डिजिटल इंडिया हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और हर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। क्या इनका पेमेंट भी ऑनलाइन आ रहा है? आपके हालात कैसे हैं? मुझे हालात पर ज़रा एक बार अपनी नज़र डलवाइए। हालात बुनकर की तो यही है कि जब से जीएसटी चालू हुई तब से बुनकर जो है काफ़ी परेशान में नज़र आ रहे हैं और यहाँ भी सारे बुनकर खड़े हैं। जिस हाल में वो चलते हैं, बस कदम कदम चलते हैं, समझते हैं कि कहीं लुढ़क ना जाएं, कहीं गिर ना जाएं। अपनी हालात से दवा पानी के लिए परेशान रहते हैं। सब्जी दाल खरीदने के लिए परेशान रहते हैं बुनकर। मजदूरी करके भी मजदूरी के लिए परेशान रहते हैं बुनकर। बुनकर का जो है रेशम धागा और आ जाता है तो व्यापार से पैसा नहीं निकल पाता है, व्यापार पैसा नहीं दे पाता है। मैं कुछ और लोग भी उनसे ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बुनकर आखिर तनख्वाह या ये कहें कि मजदूरी मिलती कितनी है? मजदूरी देखिए, आज से 15 साल पहले वो हमारी मजदूरी थी 2000 रुपये, आज वो घट कर हो गई 1500 रुपये। इसका कारण ये हुआ कि रेशम जो भी आता है वो सारा महंगा होता गया और मार्केट से जो माल तैयार होता है उसका रेट बढ़ नहीं पाया, बराबर घट रही है। और रोज़मर्रा का सामान अगर किफ़ायत हो जाए, सब किफ़ायत हो जाए। गैस 1000 रुपये से ऊपर गैस हो गई, आप समझ रहे हैं। तेल महंगा हो रहा है, सब्जी महंगा हो रहा है। लॉकडाउन से बहुत महंगा हो गया। खाली विकास सिर्फ जो भी दिखा रहे ये खाली विश्वनाथ मंदिर का लंगाओ, सिर्फ कोई तरफ विकास नहीं हुआ है।
धार्मिक आस्था है, आप जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, नहीं आपकी बात तो ठीक है, मगर जो हम लोग जो विकास दिखा रहे हैं हम लोग को भी दिखाना चाहिए। जो 15 साल से पत्थर है वही पत्थर फिर उठा के फिर उड़ लग जाता है। पेमेंट तो 3 महीने 4 महीने जो हमारी रकम से रकम कमा लेते हैं उसके बाद देते हैं हमको। 1 टिप 2 टिप कमा के तब हमको देते हैं। अगर वही पेमेंट आज हमको मिल जाए तो हमारा और बढ़िया धंधा चल जाए, मगर चल नहीं रहा है। यानी कि बैकअप में इतना पैसा नहीं होता है, अगर एक बार माल बना दिया, कच्चा माल तैयार कर। हमारे पल्ले कई पूंजी रखेंगे, 1 पूंजी 2 पूंजी, अब 3 पूंजी लायक है नहीं। 1 पूंजी हम आपको दे, 1 पूंजी मंडी में, फिर 1 पूंजी अपने कारीगर को 1 पूंजी दे। हम इतनी पूंजी नहीं है, अगर हमको मिल जाए बराबर तो हमारी पूंजी बढ़ जाए। यानी कि पैसे का जो रोटेशन है वो प्रॉपर घूमता नहीं है ना, कुछ ऐसा ही है ना। आप बताएं भाई, आप तो करते आ रहे हैं इस काम को, फैक्ट्री अभी छोटी छोटी लगाई रखी है आप लोगों ने। एक जो सर्किल है, जो राउंड अप है पैसे का, आप लोग कैसे घुमाते हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ सामने आती हैं? पैसे की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आती है। जो हम लोग माल बेचते हैं, पहले जीएसटी के पहले ऐसा था, जैसे हम लोग माल बेच दिए उसका पेमेंट 3-4 महीने का जो मिल जाता है हम लोग को, 3-4 महीने का जो पेमेंट मिलता है तो उसको हम लोग कहीं भी मतलब 2%, 1%, 1.25% जो डिस्काउंट पे उसको बजा के अपना पैसा लेके बाकी रोलिंग हमारा चलता था। जब से जीएसटी आ गया, जीएसटी के बाद हम लोग जो भी माल बेचते हैं पक्के से जाता है, तो पक्के से जाता है तो हमारे जो फर्म से जाता है तो फर्म से ही जो चेक मिलती है उसमें फर्म का ही नाम होगा। तारीख का चेक होगा, वो उसी तारीख को भुनेगा, और वो तारीख होती है 2 से 3 महीने। 3 महीना 4 महीना के बाद वो टाइम आएगा। वो डिसाइड नहीं होता कि वो महाजन जो है वो कब की तारीख। हाँ, पहले मतलब हम लोग को जो चेक मिलता था तो उसको हम लोग आगे जैसे मटेरियल जो भी रहता था उसको हम पेमेंट में बढ़ा देते थे, पेमेंट में कर देते थे। अभी जो चेक मिलता है तो उस पर हमारा फर्म का ही नाम रहेगा, तो किसी और को हम दे नहीं सकते, तो अपने अकाउंट में लगाएंगे। तो जब पैसा आएगा तो उसको देना पड़ता है। तो बीच में जो 3-4 महीना 5 महीने जो गैपिंग है तो उसमें बहुत दिक्कत हम लोग को होती है। अगर मैं अगर बुनकर हूँ, मेरी अगर फैक्ट्री छोटी सी और मजदूर मेरे साथ लगे हुए हैं, अगर मेरे पास महाजन मुझे चेक देते हैं 5 महीने बाद का, तो मजबूरी है मुझे अपनी उस कंपनी में उस चेक को लगाना पड़ेगा। बैंक उस चेक को उस तारीख पर भुना के मेरे को देगा, तब तक मैं अपने मजदूरों को पैसा रोटेशन में घुमाकर नहीं दे पाऊंगा। ये समस्या सबसे पहले खड़ी हो गई है। उससे पहले क्या था, जीएसटी से पहले ये था कि अगर मेरे पास कोई चेक आ रहा है तो मैं उसको कम बट्टे पर, यानी कि थोड़ा सा 1 से 1.25% पर मैं किसी से भुना लेता था और उस पैसे को मैं रोटेशन में घुमा देता था। मैं आपसे एक बार बात करूंगी, आपसे बात हो रही थी, काफ़ी चीज़ें आपने हमें बताई हैं। क्या शुभ नाम लिखता है? जी तुफैल अंसारी पार्षद। अच्छा, पार्षद नहीं क्षेत्र के, तो आपसे तो बड़ी समस्याएं लोग करते होंगे बैठ के, बड़ा दर्द आपसे बयान करते होंगे। जैसे मैं देख रहा था, बातें कर रहे थे, कैसे देखते हैं, क्या कुछ माहौल इस समय है, क्या दर्द इस समय सीने में चल रहा है? देखिए, दर्द बयां करने की जहाँ तक बात है तो दर्द तो बयां किया जाए, लेकिन सुनने वाला कौन है, अफसोस इस बात का है। अगर हम अपनी बात को कहने के लिए कहीं निकलें और सुनने वाला कोई ना हो तो हम तो अपनी बात छाती पीट कर चले जाएंगे वापस। बनारस के अंदर या बनारस से जुड़े कहीं भी बुनकर जहाँ भी रहते हों, बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ा जो है तो महामारी शुरू हो गई है। महामारी क्यों शुरू हुई कि कोरोना के बाद से, ख़ास तौर से कोरोना जब से ये देश के अंदर आया तो बुनकर सबसे ज़्यादा बैकफुट पर गए और बुनकर की हाल लेने वाला कोई नहीं। अभी आपने जाना, यहाँ के लोग जो बुनकारी करने वाले लोगों ने जो बताया कि हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी, ये सत्य है। लेकिन हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी, चलिए हम उसमें भी संतोष कर लेते हैं, लेकिन हमें मजदूरी में और कम किया गया। आज महंगाई के हालात आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में किसी से छुपी नहीं है। बुनकारी के बारे में जगदीश सिंह ने कहा था कि मुझे भी सिखा दे यार तरकीब जो लाए, मुझे भी तरकीब सिखा दे यार जो लाए। तो कैसे साड़ी बिनता है जिसमें लाखों गांठें होती है और एक भी नज़र नहीं आती है। मैंने जीवन में एक रिश्ता बुना था जिसकी गांठ साफ नज़र आती है। बुनकारी के बारे में इतना देश और दुनिया का महान आदमी इतना बढ़िया व्याख्यान करता है, मगर बुनकारी पर कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस इस बात का है, क्या हम सरकार के अछूते लोग हैं? हमारी जो है तो जीएसटी या हमारी वजह से क्या सरकार को लाभ नहीं पहुँचता है? हम हर सेक्टर में जीएसटी देते हैं, धागे पर टैक्स देते हैं, साड़ियों पे देते हैं। हमारे उद्योग से कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर होता है पूरे बनारस से पूरे देश के अंदर। हमारा राज्य से पूरे देश के टैक्स से लेके राज्य सरकार से लेके हर जगह पहुंचता है, लेकिन सरकार हमें एकदम जैसा लगता है कि अपने लिस्ट से हटा दी है। ये दुर्भाग्य है बनारस के लोगों का, बुनकरों का और इस सरकार का। अगर आपके द्वारा अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचती है तो हम सरकार से एक ही गुहार करेंगे कि आप हमारे बुनकारी पर आइए, एक बार नज़र डालिए, यहाँ के लोगों की हालात को जानिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या हम सिर पे वोटर बन के रह जाएं? अगर भारतीय जनता पार्टी को ये शिकायत है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, तो हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मुसलमान के वोट मांगने कब आते हैं। आप हमारे यहाँ साड़ी खरीदने नहीं आएंगे, हम आपको कैसे बेच देंगे?
तो आपको इस बात को भी आप हमें अलग करके देश के अंदर जो राजनीति चली जा रही है, ये आने वाले समय में बड़ा मुसलमानों और बुनकरों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। और 5 रुपये का प्लेटफार्म आज 50 रुपये का कर दिए, ये डबल इंजन की सरकार है। हमारा 370 रुपये का जो सिलेंडर गैस था वो 1000 का हो गया, ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे हम जो 60-70 रुपये का जो सरसों का तेल खरीदते थे, आज 210 रुपये में हो गया, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की माने ये है कि हम हर जगह आपसे लूटते रहेंगे, करते रहेंगे और हम डबल इंजन का नाम देंगे। अगर आपने डबल इंजन का नाम दिया या डबल इंजन की बात करते हैं तो उससे हटा दीजिए मुसलमानों को। मुसलमानों को आपसे कोई अगर लाभ नहीं देना चाह रहे, मुसलमान अपने में इतना सक्षम है, अपना रोजी रोजगार जो भी करके अपना कर लेगा। लग रहा है कि बुनकरों की अनदेखी इसलिए भी की जा रही है कि इस व्यापार, इस उद्योग के पीछे शुरू से ही बहुत पुराने समय से एक समाज लगा रहा। ये एक समाज, देखिए बुनकर खास तौर से जो बुनकारी जो समझा या कहा जाता है, तो ये मुसलमान के हाथ में एक व्यापार था, ये एक हुनर था, ये रोजी रोजगार का एक हुनर था। अब ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग बुनकर पलायन कर कर बेंगलोर, सूरत की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो कुछ बहुत टेढ़ा काम नहीं, एक बार आप यहाँ पे पास में रेलवे स्टेशन कैंट है, वहाँ आप चले जाइए। जो भी ट्रेनें यहाँ से सूरत या बेंगलोर की जाती है, आप जाइए, देखिए वहाँ हज़ारों की तादाद में आपको प्रतिदिन मिलेंगे। वो जो लोग जाते हैं अपनी नम आँखों के साथ, अपने परिवार को छोड़कर, अपने यहाँ के तमाम लोगों को छोड़कर, यहाँ पे उनके बड़े लोग हैं, उनके बुज़ुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो मिलाकर पलायन की स्थिति भी अब आने लगी है सामने, परिवार छोड़ने लगे हैं। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ कि शायद ये बुनकर रेशम छोड़ के गन्ना और गेहूं शायद बोने लगे खेतों में, तो शायद आवाज़ बुलंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि किसान की सुन रहा है सरकार। ठीक है, किसान अगर आवाज़ उठाएगा तो शायद उससे सरकार को फ़र्क पड़ेगा। बुनकर आवाज़ उठाएगा तो शायद फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उठाते भी रहे होंगे आप लोग, इस पर क्या है? देखिए, आवाज़ तो हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा हम लोग लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन हम किससे लड़ रहे हैं? तो हमारी कोई मारपीट वाली लड़ाई या दुश्मनी वाली तो नहीं। हम अपने हक की लड़ाई, अपनी ज़रूरतों की मांग को लेकर हम उनसे अपना हक मांगते हैं, ना कि उनसे भीख मांगते हैं। आज बनारसी साड़ी के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर आपके परिवार में भी अगर किसी की भी शादी होगी तो आप दुनिया या देश के किसी भी कोने में रहते होंगे, आपकी दिली इच्छा होगी कि हमें भी एक बनारसी जो है तो वस्त्र या साड़ी हमको मिल जाए, ताकि हम अपने बहन या बेटी को हम इसमें विदा करें और हमें भी इस बात का गर्व हो, हम भी फख्र करें कि हमने अपनी बेटी को बनारस की साड़ियों में हमने उनको विदा। अक्सर मैं आपको बता दूं, अक्सर आपने बॉलीवुड स्टार्स के किसी भी सेरेमनी या किसी भी फंक्शन में अगर आप जाएंगे तो शायद बनारसी साड़ी का क्रेज़ अलग ही दिखाई देता है। चाहे उद्योगपतियों के यहाँ शादी हो, उनकी बिटिया की शादी हो, विदेशों में कोई शादी हो, मतलब बनारस से जो रेशम का डोर, रेशम की जो गांठ लगी साड़ियाँ, जिनको बता रहे थे कि गांठ दिखाई नहीं देती है, पड़ती जरूर हैं, लेकिन ये जो तजुर्बा है, ये जो हुनर है, वो जरा कहना, एक शायर ने कहा था कि हमें भी जरा सिखा दीजिए। तो चलिए, जितना कुछ इन्होंने कहा, किस तरह से चलती हैं वो मशीनें, किस तरह से जो बुनकर हैं वो बैठकर उस अपनी कारीगरी को पिरोते हैं, एक एक धागे को वो पिरोते हैं। चलिए एक बार मशीनों की तरफ रुख कर लेते हैं और जानते हैं वहाँ से। उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, साड़ी बनारसी ये सौभाग्य है बुनकरों का। आप देखते होंगे कि किसी भी ब्रांड, कोई भी, आप टूथपेस्ट को देख लीजिए या किसी भी चीज़ों को, रिलायंस को देख लीजिए, उसकी ब्रांडिंग होती है, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं। लेकिन दुनिया का एक लौता व्यापार है ये जो है तो बनारसी साड़ी, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता है। हमें किसी स्टार की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो स्टार हमारे साड़ी को खरीदने के लिए, हमारे कपड़े को पहनने के लिए वो खुद आते हैं और पूरे दुनिया के अंदर इसका नाम है। कहीं हमें ब्रांडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सरकार को इस व्यापार को बचाने के लिए उसको भी इस पर कहीं ना कहीं एक कमेटी बनानी चाहिए, ताकि इसमें हम बुनकर कैसे बचें। ये हमारा पूरे दुनिया के अंदर जो हमारा व्यापार चलता है, इसमें सरकार का भी राजस्व बढ़ता है, हम लोगों को भी रोजी रोजगार में इसी में बने रहें। इस पर भी सरकार को कहीं ना कहीं चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल आज जो है तो 4000 रुपये में पर केजी मिलता था, वो 7000 रुपया चला गया। तो सरकार को इस पर जानकारी करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, कौन ऐसा इसमें माफिया आ गया है व्यापार के अंदर, जो इतना बड़ा हायर करके जो तो उसको जो तो कब्जा करके एकदम मनमाना रेट ले रहा है। उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं उन मशीनों का, उन कारीगरों का जो इस समय बैठे हुए हैं और आपकी रेशम की साड़ियों को पिरो रहे हैं।
वाराणसी की ये वही गलियां हैं जहां पर बुनकर छोटे छोटे मकानों में अपनी जो कारीगरी है उसको दिखाते हैं। जो बनारसी साड़ी आप विदेशों में देखते हैं, देश प्रदेश में आप देखते हैं, उनको पहनने की लालसा आपके अंदर होती है। क्या आपको पता है कि वो किस तरह से तैयार होती है, किस तरह से एक कारीगर उसके साथ लगकर 7 दिन में एक साड़ी को तैयार करता है? चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा वाराणसी की इन संकरी गलियों में किस तरह से बुनकरों ने छोटी छोटी अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। और ये अत्याधुनिक फैक्ट्री नहीं है, अत्याधुनिक विशालकाय कोई बिल्डिंग नहीं है, ये वही पुराना एक संकरी सा मकान है जो पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि ये पुराना प्राचीन काम यहाँ के लोग करते आए हैं और यही वो पिताजी बाबा जी के समय से वो बनाते आए हैं अपने। और ये फैक्ट्री में अगर आप अंदर आएंगे तो किसी तरह का कोई पत्थर यहाँ पर नहीं लगा है, किसी तरह का कोई एसी आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ये लकड़ियों का पूरा एक सिस्टम सेट किया गया है, स्ट्रक्चर, लकड़ियों का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिनको सुतलियों से, तागों से, रस्सियों से बांधा गया है। और यही पूरा स्ट्रक्चर आपकी वो आलीशान साड़ी तैयार करता है जिसको पहनकर आप फक्र सा महसूस करते हैं और लगता है आपको कि आपने देश की सबसे महंगी साड़ी पहनी है। अगर इनको बनाने का मैं तरीका दिखाऊं तो ये तागों का जो तालमेल है, किस तरह से बनाया जाता है, कैसे उनको पिरोया जाता है, किस तरह में उनके अंदर एक सजावट डाली जाती है, एक डिज़ाइनिंग वहाँ पर तय कर दी जाती है, कैसे 2 लोग इस पर लगे हुए हैं और काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा आप देख रहे होंगे। और जिस तरह की कारीगरी पैर से लगा के मैं चलिए क्या नाम है आपका, थोड़ा बताएं। हमारा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार जी कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत खास हो जाता है कि लोगों को पता लगे कि जो रेशम की साड़ी वो पहनना पसंद करते हैं। आज वाराणसी से हम उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कोई बहुत महंगी मशीन नहीं है, ये आप लोगों के द्वारा एक कारीगरी, एक बहुत तरीके से बनाई हुई एक सिस्टम है जिसके द्वारा आप बहुत शानदार तरीके से कम मुनाफे में, मतलब ये कहें कि कम एक संसाधनों में इतनी शानदार साड़ी बनाते हैं। देखिए ये एक साड़ी बनाने में पूरा फैमिली इसका लगा रहता है और पूरा साड़ी बनाने में हम लोग को इसका पूरा मजदूरी नहीं मिल पाता है, मजदूरी बहुत कम मिलता है। और बस यही है, यही आप देख लीजिए, आप पूरी दुनिया को दिखाइए। मजदूरी कितना मिलता है इसका एक साड़ी का? तो महंगाई के हिसाब से इस समय हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम मिलता है। चलिए मैं अगर एक साड़ी की बात करूँ, इस साड़ी को बनाने में कितना समय लगता है? 1 हफ्ता लगता है ये साड़ी बनाने में। और बचता कितना है उसको एक साड़ी? 1500 रुपया एक साड़ी में मिलता है। यानी कि अगर निकाला जाए अनुपात भी तो मुझे लगता है कि 200 रुपये 200 रुपये पड़ता है। बहुत मेहनत करेंगे तो 250 रुपया हो जाएगा और नहीं तो 200 में लटक जाते हैं। तो काफ़ी ये कहा जा सकता है कि ना तो बड़ी फैक्ट्री, ना कोई विशाल का है बिजनेस, लेकिन एक हफ्ते जिस काम पर लगातार परिवार पूरा लगता है वो 200 रुपये सिर्फ एक दिन के कमाता है। चलिए और भी साथियों से बात कर लेते हैं। हमारी खुशहाली बिल्कुल वापस आ जाएगी और हम लोग उम्मीद छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, मगर हमारी खुशहाली वापस ना आने का एक बहुत बड़ा कारण है, जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार जो है तो सरकारी भत्ता बढ़ा देती है तमाम लोगों का, जो है तो जो महंगाई के हिसाब से जो अगर 20% 15% जो भी आता है तो वो सरकार बढ़ा देती है। मगर एक बुनकारी एक ऐसा वो है, क्योंकि ये कोई नौकरी तो पेशा तो है नहीं, किसी के बंधुआ मजदूर भी हम नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? हमारा आगे से रेट बढ़ जाए, हमारी जो दुश्वारी परेशानी है उसको सरकार अपने से दूर कर दे तो हम लोग अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पलायन करने की, हमें अपना घर छोड़कर बाहर प्रदेशों में जाना क्या हमारा शौक़ है, हमारी मजबूरी है। नम आँखों से परिवार जाता है, हम लोग बहुत दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन काश हम उनको रोक भी नहीं पाते हैं, इतने असमर्थ बुनकर हो चुके हैं। चलिए एक कारीगर हैं यहाँ पे जो लगातार काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से वो लगे हुए हैं, आपसे बात करने का मैं प्रयास करूँगा। कैसे हैं आप? मैं थोड़ा उधर ही आ जाता हूँ चलिए, क्योंकि बहुत देखिए एक ये संसाधन को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो एक फैक्ट्री या एक कंपनी की अगर बात करें तो एक बहुत विशालकाय बिल्डिंग में एक तैयार की जाती है। उद्योगपतियों के लिए वो बड़ी आसान हो जाती है क्योंकि सरकार उन्हें बहुत मोटा एक पेमेंट देती है,
और उनको वो पेमेंट मिलता है तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा पाने में, उद्योग लगा पाने में बड़े कामयाब होते हैं। और ये संकरी गलियों में पुराने से मकानों में ये जो दादा परदादा जो जिस काम को करते आ रहे हैं वो काम ये उसी घर में करते आ रहे हैं। कच्चा सा मकान है, वहाँ पर लकड़ी के एक जो स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया है। इसमें किसी विशाल का या चाइना से या किसी विदेश से कोई मशीन नहीं आ रही है कि उसको मंगाया जाए। चलिए मेरे साथ कुछ ये साथी हैं। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। अंसार जी, मुझे एक चीज़ समझ में आई है, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं और इस साड़ी को तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर वाले का ये कहें कि भगवान ना करे कभी किसी के साथ तो कोई अगर हाथ पैर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो वो तो बैठ गया घर पर, तो कर ही नहीं पाए। हाँ, एकदम नहीं होगा फिर, क्योंकि हाथ है तो सब है। अगर कुछ हो गया तो फिर काम धाम बंद हो जाएगा। हम ही लोग हैं कमाने वाले भी परिवार में भी, अगर हम ही को कुछ हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत बुरा होगा, फिर कोई कमाने वाला नहीं रहेगा। आपने पहली बार या ये समझिए कि जब से ये महंगाई शुरू हुई है 2000 का नोट कब अपने हाथ में पकड़ा हो? अरे सर, अभी 2000 का नोट ही नहीं मिला हमको जी। इसको बीनते हैं, एक हफ्ता में मजदूरी करते हैं, 1500 रुपया मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं, अगर कहीं घूम गए, थोड़ा लेट हो गए तो फिर समझ लीजिए कि 10 दिन में पूछती है फिर तो वो 1500 में से भी पैसा घट जाता है। देखिए कितनी विडंबना है कि एक 2000 का नोट जो सरकार ने लॉन्च किया और उसको बड़ा एक खूबसूरत रंग देने का प्रयास किया, लेकिन ये कारीगरी ऐसी है कि यहाँ पर आज भी मजदूर पूरी मेहनत करने के बाद एक साड़ी पूरी 7-8 दिन में तैयार करने के बावजूद भी वो 2000 के नोट तक नहीं पहुँच पाता। मात्र 1500 रुपये, यानी कि 200 रुपये, हद से हद 200 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर देखें तो 1400-1500 रुपये वो लेकर अपने घर तक पहुँचता है। 2000 का वो नोट भी नहीं देख पाता है। परिवार में कितने लोग, किस तरह से आप उस कैसे मैनेज करते हैं परिवार? 5 लोग हैं परिवार में और 2 बच्चे हैं और एक लड़की है। अब इसी तरीके से मेहनत करते हैं, गुसर बसर हो जाता है, सुबह शाम होती है, क्या किया जाए। और कोई काम तो है नहीं इसके सिवा हम लोगों के पास। सपना होगा बिटिया की शादी होगी तो मैं अपने हाथ से बना के दूंगा एक साड़ी। हाँ, कहे नहीं भाई, तो सपना तो है ही है कि अगर बिटिया की शादी करेंगे तो एक साड़ी हम देंगे, बढ़िया किस्म की बना के देंगे उसको। यही सब सोचे हैं, मगर अब हालात ऐसे है कि वो सब सोचना भी बड़ी मुश्किल है। लग रहा है कभी सुधर पाएंगे ये हालात? अब देखिए, अब लोग लगे तो हैं, अब मुश्किल लग रहा है हमको। पहले उम्र से आप काम करते आ रहे हैं? जी, हम लोग तो जब से हो संभाले हैं समझ तब से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। हम लोग के बाप दादा परदादा इसी काम में लगे हुए थे, हम लोग भी वही कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी यही काम में डाले हैं, मगर अब जो लोग हैं तो वो ज़्यादातर जो है इसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें जब अब कुछ बचता नहीं है, खाली मेहनत बढ़ती है। मुझे लगता है कि जो ईंट उठाने वाला है, पट्टा ढोने वाला जो मजदूर है, उसकी बेहतर, इससे बेहतर वो है, क्योंकि वो तो काम करेगा 500 रुपया काम कर लेता है। यहाँ तो जो है 250-200 से ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो इससे जो है बराबर आदमी और गरीब पर गरीब हो रहा है। कहाँ से वो खाएगा, वो बचाएगा? अगर कोई बीमारी आ जाएगी तो और बड़ी समस्या हो जाती है, फिर इनसे कर्जा लीजिए, उनसे कर्जा लो तब इलाज होता है, ये सब लगा रहता है। चलिए, मैं एक सवाल मेरा एक ये भी है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये साड़ी तैयार हो रही है, ये आप लोग कैसे तैयार करते हैं और कितने लंबे समय तक चलता है? परेशानी भी आती होगी? जी, क्यों नहीं, परेशानी तो आती होगी। अब एक काम बनाने में कम से कम जो है 1 महीना लग जाता है। ये सब बनाने में 1 महीना का वक्त लगता है, उसके बाद ही कुछ ये चलता है। फिर आधुनिक मशीनें नहीं आई हैं क्या अभी जो आप लोगों तक पहुंच सके? नहीं, इसमें वो मशीन नहीं काम में आएगी, इसमें यही मशीन काम में आएगी, हाथ पर। अब वो जकाट उकाट वो जो है पावर लूम पर चलता है, तो उससे इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आइटम बन रहा है तो ये पावर लूम पर नहीं होता है, ये सिर्फ खाली हथकरघा उद्योग पर होता है। हस्तकारी बोलेंगे ना? जी, ये हथकरघा है। ऐसे धागे जो हैं, ये जो सांचा पूरा डला हुआ है, मैं देख रहा था इस तरह के सांचे हैं डिजाइनिंग के लिए पूरा इसमें पिरो हुए। हाँ जी, हाँ, ये साड़ी का जो स्ट्रक्चर लगाते हैं, सेटअप करते हैं, इसमें कितना समय लगता है? क्योंकि जैसे अभी आप कर रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बैठकर ये जो आप पिरो रहे हैं, इससे पहले की प्रक्रिया अगर हम देखें कितना टाइम लगता है? ये सब बनाने में तो बहुत समय लग जाता है। फिर ये बनता है एक दफे में, उसके बाद फिर ये आ गया तो फिर अगर नक्शा चल गया तो फिर ये चलता रहेगा, अगर नक्शा फेल हो गया तो फिर से हमको दूसरा बनाना पड़ेगा। वो तो ये गिरस्ता हमको जैसा ऑर्डर देता है वैसा बनता है।
ये हमको अपने पल्ले से नहीं बनाना है, वो ऑर्डर देगा तभी बनेगा ये। डिज़ाइन जो ऊपर से बन के आता है उसी डिज़ाइन के आधार पे आपको काम करना होता है, अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं डाल सकते? नहीं, क्योंकि हम लोग मजदूरी करते हैं, बाहर का लेकर आके इसमें बीनते हैं, ये खुद का तो है नहीं, बाहर का लाते हैं मजदूरी के लिए, वो काम करते हैं हम लोग। देखिए, ये खबर आपको आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि आखिर बनारसी साड़ी जो आप पहनते हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील करते हैं कि आज हमने बनारसी साड़ी पहनी है, और उसके बाद आपको लगता है कि देश की सबसे महंगी और खूबसूरत साड़ी पर आपकी नज़र है और आपने उसको पहन लिया है, खरीद लिया है, तो ज़रा उसके बारे में ये भी समझ लीजिए कि कैसे वो तैयार होती है, किस तरह से जो कारीगर है आज अपने आंसू बहाकर तागे को पिरो रहे हैं और क्या उनकी मजदूरी उन्हें मिल पा रही है। यानी कि जितनी महंगी साड़ी आप खरीद रहे हैं उसका सही दाम, सही पैसा उस मजदूर तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस कारीगर तक नहीं पहुंच पा रहा है जो उसके पास होना चाहिए। यानी कि अब सरकारों को सोचना होगा कि उद्योग धंधे जो हैं छोटे तबके के, जो गली मोहल्लों में, संकरी गलियों में, दादाओं परदादाओं के समय में जो किए जा रहे हैं, उनके हाल क्या है। और ये वाराणसी में आपको बनारसी साड़ी का मैं हाल दिखा रहा हूं कि किस तरह से वो मजबूर हैं, आ रहा है तो बना रहे हैं, नहीं आ पाएगा तो खा भी नहीं पाएंगे। और संसदीय क्षेत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये है और अभाव की में इस समय ये जी रहे हैं। एक हफ्ते का समय एक साड़ी को बनाने में लगता है, लेकिन पैसा मात्र 1500 रुपये। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज पत्थर ढोने वाला मजदूर भी 400 से 500 रुपये की मजदूरी लेता है और शाम को 5 बजे घर चला जाता है, लेकिन समय इनका निश्चित नहीं है। हो सकता है कि रात को भी ऑर्डर पूरा करने के लिए उनको इस मशीन पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। छोटा सा एक हादसा इस बुनकर को घर बैठा देगा, लेकिन कमा कर देने वाला इनका कोई नहीं होगा। देखिए, अब तक जो हमने आपको दिखाया कि बनारसी साड़ी किस तरह से तैयार होती है, क्या कुछ मेहनत वहाँ पर लगती है, मजदूरों की मेहनत है, और जो हमने अभी तक आपको दिखाया उसमें करीब वो साड़ी आपको मिल जाएगी मार्केट में 5000 रुपये तक की। यानी कि यहाँ से जो निकलकर मार्केट में जाती है वो 5 से 7000 रुपये तक की वो साड़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन अब जो मैं दस्तकारी आपको दिखा रहा हूँ, हाथों से जो तैयार हो रही थी प्योर रेशम की साड़ी जो है, वो मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो उसका प्राइस होगा करीब 10 से 15,000 रुपये। यानी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस साड़ी को पहनकर आप समझते हैं कि बड़ी बड़ी एक मशीनों में से निकलकर वो आती है और कुछ मेहनत किसी को नहीं करनी पड़ती, तो ज़रा मैं आपकी एक बार बात करा देता हूँ, इनसे ही सुन लीजिए, इनकी ज़बानी, कि आखिर कितनी मेहनत उसमें लगती है, कितना समय उसमें लगता है, क्या कुछ सोच के, क्या कुछ बहुत तरीके से उसको तागे को पिरोया जाता है और आपके लिए उस साड़ी को तैयार किया जाता है। क्या शुभ नाम है? इखलाक अहमद। अहमद साहब, बताएं जी, ये साड़ी आप तैयार कर रहे थे, इसका प्राइस अगर हम बात करें तो प्राइस कितना बैठता है? इसका प्राइस तो गद्दीदारी बता सकता है, हम तो बानी मिलते हैं, और इसका धागा बहुत महंगा होता है। मतलब आपने जो शब्द कहा कि धागा बहुत महंगा होता है, तो उसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि ये हज़ारों की रेंज की। हाँ, तो करीब 11-12 हज़ार की पड़ेगी। बिल्कुल। मेहनत की अगर बात करें तो इसमें किस तरह से और कितना समय आपको लगता है तैयारी जब इसकी की जाती है, सांचा पूरा तैयार किया जाता है? तैयारी करीब 14 से 15 दिन लग जाता है, और 14-15 दिन में लगभग 3400-3500 का काम हो जाता है। महीने का 6000-7000 यही होता है। महीने का 6000-7000 रुपये। ये थोड़ा सा महंगी साड़ी तैयार करने महंगी साड़ी, हाँ। और अगर इससे कम रेंज की कोई साड़ी तैयार करेंगे तो शायद वो प्राइस जो है कमाई का वो घट जाता है। घट जाएगा, उसमें घट जाता है। तो ये मशीन है पूरी तरह से हाथों से बनाई हुई है? जी सर, इसमें हाथी का है, कोई मशीन का काम नहीं है, सब हाथी का काम होता है। हाथ से तानी बनाती है, हाथ से बांधना बनाता है, हाथ से फेंकाता है। फर्क नहीं पड़ता कि बिजली आए या ना आए? नहीं, उसका भी इंतजाम हम लोग करे रहते हैं। 32-60 होती है बिजली, तो लाइट होते हैं, बीन देते हैं हम लोग। मजदूरी अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन की मजदूरी कितनी बन जाती है? एक दिन की मजदूरी लगभग 250-300 रुपया पड़ जाती है। यानी कि महंगी साड़ी है और रेट भी इसका जस्ट डबल हो जाता है, तो इसमें भी जाकर 50 से 100 रुपये का इजाफा यहाँ पर देखा जा रहा है। आपके साथ में जैसे लगे हुए हैं, 2 मैं देख रहा हूँ, 2 मशीनें हैं प्रॉपर तरीके से। अगर कोई ऐसा भी होता है कि कोई अगर एक तागा टूट जाए या कहीं दिक्कत आ जाए तो पूरा साँचा? नहीं, तागा टूट जाता है तो उठ के बना लेते हैं हम लोग उसको। हर 4 गिरे 5 गिरे पर काम खींचते हैं, उसको जो ताग रहता है बना लेते हैं, अपना काम चालू हो जाता है। यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कतें आती हैं इनके सामने, लेकिन अब चलिए थोड़ा सा हाईटेक जो मशीनें थोड़ी बहुत लगी हैं उनकी तरफ भी रुख करते हैं और जानते हैं उनमें क्या कुछ तैयार हो रहा है और दिक्कतें अगर हैं तो क्या हैं, और व्यापार में अगर किस तरह की बढ़ोतरी है, किस तरह की साड़ियाँ तैयार हो रही हैं, रेशम के धागे का क्या रोल है, नॉर्मल धागे का क्या रोल है। चलिए हाईटेक मशीनों की तरफ चलते हैं और यहाँ के लोगों का हाल जानते हैं।
देखिए, अत्याधुनिक समय जब आया तो उसके बाद ये मशीन ईजाद हुई और इस मशीनों का काम इतना हुआ कि काम तो आसान हुआ, कम समय में साड़ियाँ तैयार हो रही हैं, लेकिन साड़ियों के प्राइस घट गए और आमदनी बढ़ गई। यानी कि जो हाथों से अब तक बुनकर करते आए हैं, उनके पास अगर मशीनों का अभाव रहा है, वो अपनी पुरानी मशीनों से साड़ियों को बना रहे हैं, एक एक हफ्ते में वो साड़ियाँ बना रहे हैं और पैसा वो कम कमा पा रहे हैं। लेकिन मशीनें आई, मशीनों के साथ में समय कम लग रहा है, साड़ियाँ लगातार कई कई घंटों में तैयार की जा रही हैं, उनका प्राइस भी रीजनेबल है और उनकी मजदूरी जो है वो भी ठीक ठाक इनको मिले। मेरे साथ एक साथी हैं जो यहाँ पर ओनर है इस दुकान के, जो फैक्ट्री के, मैं उनसे बात कर ले। आइए थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आपसे बात कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? बदरे आलम। आलम साहब, कैसे देखते हैं? बड़ी सुंदर एक कारीगरी वाली आपने साड़ी मशीन के द्वारा तैयार हो रही थी, कितना समय लगता है इसको तैयार? ये लगभग 3.5-4 घंटा लगता है इसको तैयार होने में जी। तो मतलब इसमें देख रेख के लिए कितने लोगों को लगाया जाता है? एक लोग लगे रहते हैं, एक लोग चला लेते हैं, देख कर लेते हैं। इसकी अगर बात करें साड़ी की, इसमें 700, 750, 800 लगभग जो है तो सभी क्वालिटी की साड़ी तैयार होती है। अच्छा, इसको बनाने वाला जो एक साथी खड़ा होता है जिसको देख रेख करता है, उसकी मजदूरी कितनी होती है? अभी तो 200 रुपया मिल रही है इसकी मजदूरी। अभी हड़ताल हुई थी, हमारे सरदार साहबान लोग ने मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक मजदूरी हम लोगों की बढ़ नहीं सकी। वही पुरानी मजदूरी पर चला रहे हैं। कोई 200 भी होती है, कोई 180-90 में भी होती है, कई क्वालिटियाँ की इसमें साड़ियाँ तैयार होती है, कोई 210-20 की भी होती है। तो इसी तरीके से चलती है। मजदूरी ना बढ़ाने की भी पीछे कोई वजह रही होगी। आप तो चाहते नहीं होंगे कि मेरे मजदूरों की मजदूरी ना बढ़े? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि मजदूरी बढ़े, लेकिन गिरस्ता जो हमारे होते हैं उनका आगे से नहीं बढ़ रहा है, तानी बाने का रेशम बढ़ गया, इस वजह से बोल रहे हैं कि अभी मजदूरी नहीं। जो महाशय बैठे हुए हैं, महाजन बैठे हुए हैं, वो लोग पेमेंट उस तरह से नहीं दे पा रहे होंगे। यही वजह होगी। हम लोग तो गिरस्ता को माल देते हैं, मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरी से मतलब रहता है। जब मजदूरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं अभी आगे से हमारा नहीं बढ़ा है, हमें तो तानी बाना, इसको जो तानी बाना बोलते हैं, उसी का दाम बढ़ गया है, तो हम आगे से बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोगों को मजदूरी बढ़कर नहीं मिल रही है। पेमेंट का सिस्टम आज भी वही पुराना है कि चेक दे दिया गया 5-6 महीने पुराना? हाँ, वैसे ही है। ये ज़्यादातर तो सिस्टम जो गिरस्ता लोग बनाए हैं, इसमें तानी में करीब 50-60 साड़ी की तानी होती है, कट जाती है तो पेमेंट मिलती है। कुछ लोग बीच में भी दे देते हैं, कुछ लोग पेमेंट अकाउंट पे ही चेक द्वारा करते हैं, और कुछ लोग ऐसा है कि पार्ट पेमेंट भी कर देते हैं, जैसा हो। ज़्यादातर अकाउंट पे ही चेक मिल जाती है, खाते में जमा कर दो पेमेंट आ जाएगी। समय भी तो लिया जाता होगा, एक लंबा समय, 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन? नहीं, हम मजदूरी में ये नहीं है, हम मजदूरा हैं। आप तो मजदूरी में, आपको तो मिलना ही है पेमेंट, आपको तो महीने में देना पड़ेगा। लेकिन जो आप तैयार करके लोट का माल महाशय के पास जा रहा है, उसमें कितने दिन का? उसमें रहता है 90 दिन, 3 महीना, 4 महीना, जैसा तय हो जाए, 6 महीना, उसका जो है तो जैसा रेट तय हो जाए वो। कुल मिला के मालिक के लिए थोड़ी परेशानी इसलिए है कि 3 महीने तक उसको मजदूर का पैसा किस तरह से घुमाना है, मजदूरी उसको देनी है, फैक्ट्री कंटिन्यू चलानी है। तो लगातार एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि देश विदेश में बनारसी साड़ियों को लेकर जो आप बड़ा उत्सुक रहते हैं, एक खुश होते हैं उसको पहनकर कि हमने आज बनारसी साड़ी पहनी है, देखिए बनारसी साड़ी आई है, बनारस से आई है, और उसको बनाने में किस तरह की कारीगरी, किस तरह की मेहनत और किस तरह का एक फोकस मशीन पर रहता है। और मशीनों के जो ताने बाने हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि बड़ा बारीकी से उन पर ध्यान देना पड़ता है कि पूरा एक लोट निकल जाए, है ना सर? इसमें जो पार्ट्स जो देख रहे हैं, लगभग 10,000 पार्ट इस मशीन में लगा हुआ है। 10,000 पार्ट से ये तैयार होती है, और एक बारीक सा चीज़ अगर इसमें का कुछ बिगड़ जाए, निकल जाए, मशीन नहीं चल पाएगी, रुक जाएगी, खड़ा हो जाना पड़ता हो। ये मशीन खड़ा हो जाती है। क्या खुद से इसको रिपेयर कर लेते हैं या फिर टेक्निकल बनाना पड़ता है? मामूली सा हल्का फुल्का होता है तो खुद से रिपेयर कर लेते हैं। कोई ज़्यादा जब परेशानी होती है तो फिर बुलाना पड़ता है इसका कारगर बाहर से। जो मुझे लगता है कि अभी आपने मतलब बाद में इसको किया होगा, वही पहले तो हाथों से दस्तकारी जो होती है। हाँ, पहले हाथ से चलता रहा, ये 5-6 साल से ये लगा है। 5-6 साल के पहले हम लोग हाथ ही से करते थे। सरकार से कुछ सब्सिडी वगैरह, कुछ लोन वगैरह कुछ होता है? नहीं, इसमें कोई सब्सिडी तो सरकार से नहीं है, और लोन पर हम लोग का मिजाज नहीं बनता। आप लोग, हाँ, लोन का ब्याज का पैसा वो सब आप लोग हराम मानते हैं, नहीं होना चाहिए। आपने मेहनत के पैसे से जो तैयार किया, मेहनत से पैसे से बस अपना तैयार करते हैं, वही में जो मिलता है हटा बटा अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। लोन पर इत्तेफाक नहीं होता। अच्छा, हालात अगर देखा जाए बुनकरों का, आप कैसे देखते हैं? क्या स्थिति है? क्या सुधार है या फिर वही चल रहा है सब? नहीं, सुधार क्या, वैसे ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, बस वैसे ही पहले ही जैसा चल रहा है।
हाँ, मजदूरा खुशहाल नहीं है। उसका जो है अभी रेगुलर काम भी नहीं चलता। महीना 2 महीना 3 महीना चलेगा, फिर कोई ना कोई वैसे मंदी आ जाएगी, काम रुक जाएगा। कभी डिज़ाइन, एक बार डिज़ाइन बदलने में 20 दिन 25 दिन काम रुक जाता है। मजदूरी की मजदूरी तो उतने दिन तक से रुकी रह गई। उनको बनाना भी है और काम में ये बनवाने में 10,000 रुपया लगता है। ये कारगर मजदूरी हम ही देंगे, इसकी बनवाई भी, और प्लस 15 से 20 दिन हमारा काम भी बन रहेगा, हमारी आमदनी भी बन रहेगी, और उसमें जो खर्च आएगा वो भी हम ही को देना है। तो मजदूरा के ऊपर डबल मार पड़ जाती है कि एक तो पैसा भी, आमदनी भी बंद हो गया, और उसके बाद जो उसमें लगना है वो भी हमें अपने पास से लगाना है। यानी कि उसके लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि इकट्ठा और लोड का माल ज़्यादा मिल जाए, ताकि एक ही ताने बाने में बहुत सारा लोड निकले। हाँ, अगर इकट्ठा मिल जाए, कुछ दिन तक चल जाए तो आदमी को ठीक रहता है। खैर, लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वाराणसी की जो साड़ियाँ हैं, बनारस की साड़ियाँ हैं जो आप पहनते हैं, और काफ़ी मशहूर यहाँ का जो एक उद्योग भी है जो चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, दादा परदादाओं के समय से आज पोते करते उस काम को आ रहे हैं। मशीनें किस तरह की लगी हैं, हाथ की दस्तकारी किस तरह से हो रही है, परेशानियाँ बुनकरों के सामने क्या है, सरकार उनकी तरफ कितना ध्यान दे रही है। आज संकरी गलियों में इन उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों पर नज़र लगाने वाले सरकार के नेता जो हैं वो कितना इस ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अगर बुनकरों की हालत यहां ऐसी है तो वाकई देश की स्थिति, देश में बुनकर जहां हैं उनकी स्थिति कैसी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पर। अब सरकार को सोचना होगा कि जिन साड़ियों को उद्योगपति, बॉलीवुड के एक्टर्स, देश विदेश में जो हीरो हीरोइंस, नेता पहनकर अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, जरा उनके हालात पर नजर डालिए कि किस तरह से पसीना बहाकर, आंसू निकालकर इन तागों को किस तरह से एक एक कर पिरोया जाता है। उनको कितना पड़ रहा है, वो परिवार कैसे चला रहे हैं, वो खा कैसे रहे हैं, वो आटा कहाँ से लाते हैं, वो सब्जी कहाँ से लाकर बनाते हैं। ये हालात आज हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको सोचना होगा कि आप आगे किस तरह से इनके बारे में सोचते हैं। सोचना होगा सरकारों को, और सोचना होगा उन नेताओं को जो इनकी बात करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन इनकी पीठ पीछे। अपने सहयोगी कमल के साथ बुनकरों के बीच इस छोटे से उद्योग धंधे में मैं वाराणसी से न्यूज़ 80 दीपक वत्स। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें